हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मेरा नाम डॉक्टर अनमोल गुप्ता है। और उस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम फोटोसिंथेसिस का एक पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं और वो डार्क रिएक्शन का है। किसका है? डार्क रिएक्शन का। और उस साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। ठीक है, क्या नाम है उसका? केल्विन साइकिल। हम लोग केल्विन साइकिल पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि केल्विन साइकिल कहाँ होती है और वो जरूरी होने के लिए उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है फ्लैशबैक में जाते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिल। क्या नाम है उसका? केल्विन साइकिल। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, चलिए, आज हम लोग जो साइकिल पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? केल्विन साइकिल। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। बेसिक्स से मतलब ये, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैं सिंपल बताऊं तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स और कुछ प्रोकैरियोट्स सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 और वाटर को एज अ सबस्ट्रेट लेके कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं एज अ बाय। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स और कुछ प्रोकैरियोट्स कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी यूज होता है। और क्या लिबरेट करते हैं? कोई भी फूड जिसे आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कार्बोहाइड्रेट। या यूं मैं सिंपली कहूं तो आप इसको ग्लूकोज बोल दो। क्या बोल दो? ग्लूकोज बोल दो। और इसके अलावा क्या निकलता है? वाटर निकलता है और ऑक्सीजन निकलती है एज ए बाई प्रोडक्ट। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। यानी कि इसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में, और कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करती है? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाती है? फूड बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। अब ये चीजें होती क्या है? आप देखिए यहाँ पे दो चीज देखिए, यहाँ पे ये जो चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट वाटर, इसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज बना हुआ है आपका, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन जो है ये आपकी बाई प्रोडक्ट है। इसको बाई प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। क्या है? प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, अब देखते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सा बिल्कुल एकदम। फिर हम लोग अपनी साइकिल पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटो का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रही है किसकी? फूड की, यानी कि ग्लूकोज की। अब देखिए कहाँ पे होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक आपका स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्या होते हैं? स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनकी जो सरफेस होती है ये, और जो बीच का गैप होता है इसको कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। मैं लिख देता हूं, ये क्या है? ये है ल्यूमन। ठीक है, और ये क्या है? ये है थाइलेकॉइड्स। क्या है? थाइलेकॉइड्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सैक मतलब जैसे कि मान लीजिए आप कई सारे सिक्के लीजिए और सिक्कों को एक के ऊपर एक रख दीजिए, तो एक ऐसा जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपने लूडो खेला है ना? लूडो में जिसकी गोटी फ्लैट होती है, आप
उन गोटियों को एक के ऊपर एक रख दीजिए, तो वैसा ही ये क्या है, ये थाइलेकॉइड होता है। तो एक थाइलेकॉइड को अगर मैं ले लूं तो मैं देखूं कि इसकी एक अपर सरफेस है और एक उसकी लोअर सरफेस है, यानी कि ये उसकी मेम्ब्रेन है, इसकी थाइलेकॉइड है। और उसका जो स्पेस होता है उसको कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं, ल्यूमन। ल्यूमन जो वर्ड है इसको ग्रीक में कहते हैं स्पेस। क्या कहते हैं, स्पेस। और इसकी सॉरी, और इसकी स्पेस में प्रेजेंट होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। अब मान लीजिए यहाँ पे भाई ये है आपके सूरज भाई साहब, कौन है ये सन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना विजुअल स्पेक्ट्रम इसके ऊपर फॉल कराया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, विजुअल स्पेक्ट्रम अपना जो है फॉल किया। तो क्या होता है, जैसे ही इस वाटर पे सनलाइट गिरती है ये ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये टूटता है ऑक्सीजन में और प्रोटॉन में, ठीक है। और यही ऑक्सीजन जो है ये निकल जाती है और ये यही है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये हो रही है आपकी थाइलेकॉइड में, और इसमें क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। इसी के साथ साथ जब आप आगे पढ़ेंगे, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि इस लाइट रिएक्शन में दो चीजें और होती है। पहला ये कि एक तो इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है। क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। और दूसरा ये किससे होती है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और दूसरा ये कि इसी रिएक्शन, इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन में ही NADPH भी बनता है। क्या बनता है, NADPH प्लस H पॉजिटिव, ऐसे समझ लीजिए। NADPH प्लस H पॉजिटिव किससे बनता है, NADP से। जब ये प्रोटॉन लेता है स्ट्रोमा से, हम लोगों ने लास्ट टाइम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ा था। अब देखिए भाई यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था तो ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन निकल गई, हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है उसका क्या, उसको कैसे फिक्स किया जाएगा, तो वो आती है अंदर। क्या आती है, अंदर। और ये जो फोटो एसिमिलेट्स बने हैं लाइट रिएक्शन में, ATP NADPH, ये क्या हो रही है, ये मान लीजिए ये आधी रिएक्शन जो है ये आपकी क्या चल रही है, ये चल रही है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और आधी चलेगी आपकी क्या, डार्क रिएक्शन। क्या चलेगी, डार्क रिएक्शन। तो जो फोटो एसिमिलेट्स बने थे लाइट रिएक्शन में वो तुरंत यूज हो जाएंगे, किसके लिए, इस CO2 फिक्स होने के लिए, वाया साइकिल नोन एज C3 साइकिल, ठीक है। किसके लिए, C3 साइकिल के लिए। अब आप देखो जो ATP यहाँ बन रहा है वो यहाँ यूज हो जाएगा, वो यहाँ यूज हो जाएगा, किसके लिए, CO2 को फिक्स करने के लिए। क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज, या हम और सिंपल बोले, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, स्टार्च बनाएगा। क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। अब आप जानते हैं बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा कि स्टार्च क्या है, ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड है। मतलब ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में भी होमोपॉलीसेकेराइड है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की ही रिपीटिंग यूनिट से बल्कि बना हुआ होता है, यानी कि ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, और इसकी n नंबर ऑफ चेन होती है, लंबी चेन होती है, और इसी से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, हम लोग केल्विन साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको ये केल्विन साइकिल है वहां पे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है। अब कैसे होता है, चलिए वो देखते हैं हम लोग। ये कौन सा समझ में आया, मैंने सिंपल से पहले ये बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स, कुछ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और कुछ मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम प्रोकैरियोट्स uses carbon dioxide and oxygen, carbon dioxide and water, thereby
producing food as a carbohydrate and liberating oxygen as a byproduct। ठीक है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, और ये मैंने बता दिया सनलाइट की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें क्या रिलीज हो रही है, एक ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऊपर से एटीपी बन रही है और NADPH बन रहा है। और ये दोनों कहाँ यूज हो रहे हैं, ये दोनों CO2 को फिक्स करने के लिए यूज हो रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड। तो ये क्या है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये आपकी फिगर है, मान लीजिए इसकी, ये आपकी फिगर है क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए और फिर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं केल्विन साइकिल, यानी कि डार्क रिएक्शन का एक पार्ट है C3 साइकिल। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही है। ये बेटा बहुत जरूरी होता है आपका बेसिक्स बनाने के लिए, ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ कि ये कहां से आई और क्यों जरूरी है। ठीक है, बना लिया, मिटा दूं? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है केल्विन साइकिल। क्या नाम है? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। इनके कई सारे नाम हैं, जैसे कि आपके घर में कई सारे नाम होंगे। ठीक है, ऐसे केल्विन साइकिल का भी नाम है। तो पहला नाम इसका है C3 साइकिल। क्या नाम है इसका? C3 साइकिल। ठीक है, दूसरा क्या नाम है इसका? दूसरा नाम है इसका रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, आप बोल सकते हो रिडक्टिव पेंटोज पाथवे। ठीक है, चलिए साइकिल का नाम है हमारा क्या? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल। ठीक है, इसको दूसरा क्या नाम है इसका? दूसरा नाम इसका C3 साइकिल। क्या नाम है इसका? C3 साइकिल। इसका और नाम क्या है? इसका तीसरा नाम है रिडक्टिव पेंटोज पाथवे। रिडक्टिव पेंटोज पाथवे। ठीक है, रिडक्टिव पेंटोज पाथवे। इसके 3 नाम है और तीनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पूछ लेंगे कि अच्छा मैंने ये आपको बताया कि ये जो केल्विन साइकिल होती है, सबसे पहले ये कहाँ होती है? ये होती है स्टोमा में। किधर होती है, यानी कि इसकी साइट क्या है? ये होती है स्टोमा में। कहाँ होती है? स्टोमा में। ठीक है, लाइट एक्शन कहाँ होती है? थाइलेपॉइड में। जहां मैंने बताया CO2 फिक्स हो रही है उसको कहते हैं स्टोमा। ठीक है, बेसिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किसी को क्वेरी हो तो बताइएगा। ठीक है, कहाँ होती है? स्टोमा में। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केल्विन साइकिल के बारे में। तो केल्विन साइकिल को केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये, तो एक साइंटिस्ट थे, सॉरी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन केल्विन। क्या नाम था? मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म लिया। ठीक है, क्या लिया? एक ऑर्गेनिज्म लिया और उसका नाम था एल्गा। ठीक है, एल्गा मतलब सिंगल, और मल्टीपल अगर आपने लिया हो तो आप एल्गी भी बोल सकते हो। ठीक है, और उन्होंने उसको रेडियो एक्टिव कार्बन के साथ क्या लिया था? रेडियो एक्टिव कार्बन। क्या लिया था? रेडियो एक्टिव कार्बन। रेडियो एक्टिव कार्बन। ठीक है, रेडियो एक्टिव कार्बन जिसका नाम था C14। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था चेक करने के लिए कि जो CO2 फिक्स होती है वो कौन से साइकिल के थ्रू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये रेडियो एक्टिव कार्बन क्यों लिया गया? तो बच्चों ऐसे समझो, जैसे कि मान लीजिए हम कोई प्रोब यूज करते हैं। प्रोब्स क्या होते हैं? प्रोब्स एक तरीके के प्रोब्स, PROBES, ये शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जिनमें हम क्या कहते हैं? कुछ फ्लोरोफोर अटैच करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोरोफोर। फ्लोरोफोर को आप बोल सकते हो क्रोमोफोर। क्या बोल सकते हो? क्रोमोफोर। और ये जो क्रोमोफोर होते हैं ये एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जब हम लोग इसको रेडियो एक्टिव लाइट में देखते हैं या ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो वो क्या करते हैं? फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं।
तो हमको पता चल जाएगा कि अगर CO2 फिक्स हो रही है और वो CO2 ही है जो फिक्स हो रही है, ऑक्सीजन नहीं फिक्स हो रही है, ठीक है, तो हम लोग पता चल जाएगा कि वो कौन सा है, वो ये वाला है। तो उन्होंने क्या किया था, CO2 फिक्सेशन के लिए ये जो है रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया था। क्या किया था, रेडियो एक्टिव कार्बन, इसका नाम है C40। ठीक है, ये कौन सा समझ में आया। मेल्विन गैल्विन ने क्या किया था, एक एल्गी ली थी और उस एल्गी में देखा कि जो C3 साइकिल है वो हो रही है, और इसमें जो कार्बन लिया गया था उसका नाम क्या था, कार्बन नंबर 14। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ होती है, ये मैंने बताया ये होती है स्टोमा में। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इससे पहले हम पहले से ये देख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कैल्विन साइकिल। क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैल्विन साइकिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding importance point regarding Kelvin cycle। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि कैल्विन साइकिल अकर्स इन, कहाँ अकर्स होती है, स्टोमा में कि थाइलेबॉइड में, वेरी गुड, स्टोमा में। कहाँ होती है, स्टोमा ऑफ थाइलेबॉइड्स। ठीक है, स्टोमा ऑफ थाइलेबॉइड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है। क्या होता है, 3 कार्बन का। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट of Calvin cycle is 3 कार्बन शुगर। क्या होती है, 3 कार्बन शुगर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायोज। क्या होती है, ट्रायोज। 3 कार्बन की ट्रायोज, 4 कार्बन की टेट्रोज, 5 कार्बन की पेंटोज। ठीक है, दैट इज, क्या नाम होता है उसका, उसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसका दूसरा नाम और भी होता है, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, क्या नाम है इसका, 3-फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो एंजाइम यूज होता है जो CO2 को फिक्स करता है, उसका क्या नाम होता है, रुबिस्को। ठीक है, क्या नाम होता है, रुबिस्को। क्या नाम होता है इसका, रुबिस्को। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि the enzyme involved in C3 cycle, या आप कैल्विन साइकिल बोल सकते हो, is रुबिस्को। क्या नाम है, रुबिस्को, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है राइबुलोज। क्या नाम होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस। ठीक है, ये इसका नाम होता है
U B P C O। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखते हैं कि जब केल्विन साइकिल में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कितने स्टेप आते हैं? 3 स्टेप। कौन कौन से होते हैं? जिसका एक निमोनिक है CRR, यानी कि पहला स्टेप होता है, उसका नाम होता है कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा नाम क्या होता है? रिडक्शन। क्या नाम होता है? रिडक्शन। और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है रीजनरेशन। क्या नाम होता है? रीजनरेशन। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है कि जब एक राउंड CO2 की एंट्री करती है होता है, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल CO2 का आता है तो 1 टन ऑफ CO2 में कितना एनर्जी खर्चा होता है? 3 ATP और 2 NADPH, यानी कि 1 टन ऑफ CO2 फिक्सेशन requires कितना? 3 ATP और 2 NADPH। ठीक है, ये सब समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ। मैंने बताया कि केल्विन साइकिल में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन केल्विन। उन्होंने क्या किया? एक ग्रीन एल्गा लिया था, उस एल्गे में उन्होंने रेडियोएक्टिव कार्बन C14 की स्टडी करके ये बताया कि केल्विन साइकिल जो है कुछ प्रोकैरियोट में भी होती है, और उसमें उन्होंने बताया कि ये कहाँ होती है? स्टोमा में होती है। स्टडी उन्होंने इसकी करी थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया, जिससे मैंने बताया कि केल्विन साइकिल कहाँ होती है? स्टोमा में होती है, थाइलेपॉइड्स में। और ये एक तरीके की क्या है? ये एक तरीके की डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि इस साइकिल के लिए सनलाइट जरूरी नहीं है, लेकिन जो सनलाइट में प्रोडक्ट्स बने हैं वो जरूरी है। और वो क्या है? ATP और NADPH, जो भी मैंने बताया ना लाइट रिएक्शन में बने थे, वही सब। फिर मैंने बताया कि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो 3 कार्बन का होता है, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर मैंने बताया कि जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है रुबिस्को। क्या नाम होता है? रुबिस्को। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि रुबिस्को क्या है। फिर मैंने बताया कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। उनका निमोनिक है याद करने का CRR, यानी कि कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, रिडक्शन और रीजनरेशन। फिर मैंने बताया कि जब 1 टन होता है CO2 का, यानी कि एक मॉलिक्यूल CO2 का आता है, तो पूरी साइकिल चलती है केल्विन साइकिल, तो उसमें कितना खर्चा आता है? 3 ATP का और 2 NADPH का। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रुबिस्को के बारे में। इसके बारे में, रुबिस्को के बारे में, कि ये रुबिस्को क्या चीज है। ये रुबिस्को क्या चीज है? और रुबिस्को जो है, अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे, जब साइकिल पढ़ेंगे तो इसको मैंने बता दिया ये नाम क्यों कहते हैं, केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, C3 क्यों कहते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसको रिडक्टिव पेंटोज पाथवे क्यों कहते हैं। अभी आप रुके रहिएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको जैसे साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखने वाले हैं कि ये जो एंजाइम होता है जो केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होता है उसका क्या नाम है? रुबिस्को। क्या नाम है उसका? रुबिस्को। तो चलिए हेडिंग डालते हैं रुबिस्को। रुबिस्को, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो RU है इसका नाम होता है राइबुलोस। क्या नाम होता है? राइबुलोस। ये जो बिस है इसका मतलब होता है बिस फॉस्फेट। क्या नाम होता है? बिस फॉस्फेट। और जो C है उस C का मतलब होता है कार्बोक्सिलेस। क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलेस। ठीक है, और ये जो O है
जिसका नाम होता है ऑक्सीजनेस। क्या नाम होता है? ऑक्सीजनेस। यानी कि ये जो एंजाइम होता है ये राइबोलोज शुगर यूज करता है। क्या यूज करता है? राइबोलोज शुगर। यानी कि ये एक तरीके की कौन सी शुगर है? ये एक तरीके की कीटोस शुगर है। ठीक है, क्या है? कीटोस शुगर है। बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट का मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है। कितने फॉस्फेट प्रेजेंट है? 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। कार्बोक्सिलेज का मतलब ये हो गया कि वो CO2 के साथ बाइंड करता है। ठीक है, CO2 के साथ बाइंड करता है। और ऑक्सीजनेस का मतलब ये हो गया कि ये एंजाइम ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है। ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है। चलिए अब हम लोग रुबिस्को की कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, ये कब जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, कब जो है ये CO2 के साथ बाइंड करता है। तो कंडीशंस फॉर रुबिस्को। कंडीशंस फॉर रुबिस्को। अब देखिए, रुबिस्को एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। कैसे मालूम? जिसके सफिक्स में एस आ जाए, जिसके सफिक्स में एस आ जाए वो ज्यादातर एंजाइम ही होते हैं। ठीक है, और एंजाइम क्या है? प्रोटीन होती है। एंजाइम का नेचर ये होता है कि एक एंजाइम तभी फंक्शन करता है जब वो अपने एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पे जो रुबिस्को है, इसका सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? राइबोलोज। ठीक है, 1,5 बिसफॉस्फेट, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मान लो ये आपका एक क्या है? ये आपका एंजाइम है। ठीक है, 3 कंडीशन बनाता हूं। ठीक है, ये कितनी कंडीशन बनाता हूं? 3 कंडीशन बनाता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये क्या है? ये आपका एंजाइम है। क्या नाम है इसका? रुबिस्को। क्या है ये आपका एंजाइम है। ठीक है, क्या है ये आपका एंजाइम है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है रुबिस्को। क्या नाम है? रुबिस्को। इसका भी क्या नाम है? इसका भी नाम रुबिस्को। ठीक है, क्या नाम है? रुबिस्को। इसका भी क्या नाम है? रुबिस्को। क्या नाम है? रुबिस्को। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए रुबिस्को का सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। क्या है? सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है RUBP। क्या नाम है? RUBP। RUBP का मतलब? RUBP का मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, क्या नाम है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये क्योंकि सबस्ट्रेट आप देख रहे हो ना, ये इसके साथ कितना कंपैटिबिलिटी से बाइंड हो रहा है। ठीक है, ये कितना कंपैटिबिलिटी से बाइंड हो रहा है, देख रहे हैं? ये बाइंडिंग अच्छी दिखा रहा है। तो ये क्या है? ये है RUBP। ठीक है, ये भी हो गया RUBP। ऐसे ये भी मान लीजिए सबस्ट्रेट जो है अपना एंजाइम से बढ़िया बाइंड कर गया, इसका नाम था RUBP। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 कंडीशन बनाता हूँ। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। मान लीजिए अगर if CO2 concentration is more than ऑक्सीजन। पहली कंडीशन ये होगी अगर CO2 की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज्यादा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन if ऑक्सीजन कंसंट्रेशन is more than CO2। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है। और तीसरी कंडीशन ये है if the concentration of CO2 is equals to oxygen।
अगर CO2 और ऑक्सीजन बराबर है तब क्या होगा, समझो इस बात को। मान लीजिए ये क्या है, ये आपका CO2 है, ये क्या है, ये आपका CO2 है। थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूँ ताकि इसके लिए कंपैटिबल हो, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका CO2 है, और मान लो ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीजन है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है, ये है CO2। ये क्या है, CO2। ये क्या है, CO2। अब अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा CO2, ठीक है। कौन बाइंड करेगा, CO2। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी, रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, thereby showing कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ठीक है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। यानी कि अगर वो CO2 के साथ ज्यादा जो है एफिनिटी शो करता है तो वो क्या बिहेव करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह, ठीक है। किसकी तरह करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, किसकी बढ़ जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है, ये सब ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। ये सब क्या है, ये सब है ऑक्सीजन। मान लीजिए ये है आपका CO2, क्या है, CO2, क्या है, CO2। समझ में आ रहा है, जो ट्राइंगल है वो ऑक्सीजन है, और जो ये वाले हैं आपके आधे चांद वाले सर्कमफ्रेंस वाले वो क्या है, CO2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। कौन बाइंड करेगा, ऑक्सीजन। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रुबिस्को बाइंड किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और CO2 के साथ नहीं बाइंड किया, क्यों, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन कम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी, रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स, किसके प्रति, टुवर्ड ऑक्सीजन। तो मैं बोल सकता हूं कि रुबिस्को कौन सी एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजनेज, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि देयर बाई रुबिस्को बिहेव्स लाइक, किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह, वेरी गुड, ऑक्सीजनेज की तरह, ठीक है। अब जैसे कि आप एक बात समझो, अगर कंसंट्रेशन जो है तो CO2 की और ऑक्सीजन की बराबर हो तब, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, ट्रायंगल वाले, ये ट्रायंगल वाले क्या है, मान लीजिए ये है आपके ऑक्सीजन, क्या है, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। और मान लीजिए ये क्या है आपके, इस तरीके से ये आपके CO2 थे, ये आपके CO2 थे, ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका CO2 है, क्या है, CO2 है, ठीक है, CO2। ये इसको भी ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहीं पे स्टार्ट बाइंड करेगा, बराबर है, ठीक। तो अगर CO2 और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब रुबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा, तो बी रुबिस्को बाइंड करेगा, किसके साथ, CO2 के साथ। क्यों, क्योंकि रुबिस्को की जो एफिनिटी होती है वो CO2 के प्रति ज्यादा होती है। अरे भाई ऐसे समझो, जैसे कि मान लीजिए एक निब्बा है,
एक निब्बी है, ठीक है, एक निब्बा है, एक निब्बी है, ठीक है। उस निब्बे की ये गर्लफ्रेंड है, क्या है, उस निब्बे की ये निब्बी है, क्या, एक निब्बा है मान लीजिए, ठीक है, और CO2 जो है वो उसकी निब्बी है, ठीक है, क्या है, उसकी निब्बी है। लेकिन इस निब्बे को CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन भी पसंद है, क्या है, ऑक्सीजन भी पसंद है। लेकिन इस निब्बे की इस CO2 के प्रति लॉयल्टी ज्यादा है, यानी इस निब्बे की इस निब्बे के प्रति लॉयल्टी ज्यादा है, ठीक है। तो लॉयल्टी ज्यादा है तो वो उसी के साथ रहेगा, इसको छोड़ देगा। तो उसी हिसाब से जब CO2 की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी, तब भी उसको किसके साथ बाइंड करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा। किसके साथ करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा। तो मैं बोल दूं यहाँ पे कि रुबिस्को है, बोल देता हूं, रुबिस्को है मोर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि वही बात हो गई कि इसकी एफिनिटी CO2 के प्रति ज्यादा है, यानी कि ये कौन सा नेचर शो करेगा, ये शो करेगा कार्बोक्सिलेज, ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। तो ये था आपका रुबिस्को, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केल्विन साइकिल के बारे में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि रुबिस्को एंजाइम क्या होते हैं। इस रुबिस्को एंजाइम की बेसिकली 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ऑक्सीजन की कम हो, तो क्या होगा, तो ये जो है CO2 के साथ बाइंड करेगा और जो है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। दूसरी कंडीशन, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, CO2 की कम हो, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन एक्टिविटी शो करेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ये हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना और CO2 छोड़ देते हैं, ऐसे ही ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, और CO2 निकाल देता है, ठीक है। इसीलिए एक तरीके की ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट साइकिल होती है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन मैंने बताई कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब भी इस रुबिस्को की एक्टिविटी CO2 के प्रति ज्यादा होती है और वो क्या शो करता है, वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है। समझे, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं केल्विन साइकिल के स्टेप्स के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, केल्विन साइकिल के स्टेप्स के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केल्विन साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, केल्विन साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। वेरी गुड, कितने होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने निमोनिक बताया था, CRR, क्या बताया था, CRR बोले तो चलिए बताते हैं, ठीक है, चलिए बताते हैं स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स, ठीक है। तो मैंने बताया कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम होता है, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप जो होता है उसका नाम होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो होता है उसका नाम होता है रीजनरेशन। क्या नाम होता है, रीजनरेशन, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। क्या होता है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों, क्योंकि इसी स्टेप में CO2 फिक्स होती है और कन्वर्ट होती है किसमें, कन्वर्ट होती है 3 कार्बन कंपाउंड में। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसको और क्या कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो है वो CO2 को फिक्सेशन करते हैं। हम लोग साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, साइकिल स्टार्ट करने वाले। अब देखिए CO2 जो है वो कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कहाँ पे आई, भाई तुमने छोड़ी, मैंने छोड़ी,
ठीक है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में CO2 आयु, और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो CO2 एज ए बाई प्रोडक्ट गैस रिलीज करते हैं। अब एक कंपाउंड होता है, ठीक है, वो सबस्ट्रेट होता है, उसका क्या नाम होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसका सबस्ट्रेट क्या होता है, RUBP। वेरी गुड, ठीक है। तो मान लीजिए क्या होता है, RUBP। RUBP क्या होता है सर, RUBP का मतलब होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बिसफॉस्फेट। हाँ सिंपल है, ये तो एंजाइम हो जाएगा ना, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RUBP। क्या कहते हैं, RUBP, ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। और ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है, ये कितने कार्बन की शुगर होती है, ये होती है 5 कार्बन की। कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे बोल दूं कि ये 5 कार्बन की थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये बिसफॉस्फेट होती है, यानी कि इसके पास दो फॉस्फेट ग्रुप होंगे। तो एक फॉस्फेट होता है 5 प्राइम पे और एक होता है 1 प्राइम पे, ठीक है। यानी कि आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहीं कहीं किताबों में इसका नाम जो है वो ऐसे भी लिखा गया है, कैसे, राइबोलोज 1,5,1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। क्या लिखा गया, 1,5 बिसफॉस्फेट। अब 1,5 क्यों, क्योंकि देखिए ना, एक मतलब कि 5 कार्बन पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, एक फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है फॉस्फेट, ठीक है। तो मैं बोल दूं इसका नाम राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। अब जैसे कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर से क्या आई, एटमॉस्फेयर में आई CO2, ठीक है। और ये जो RUBP था, इसने इस CO2 को क्या कर दिया, इसने इसको कैप्चर किया, ठीक है। क्या किया, कैप्चर किया, ठीक है। यानी कि 5 कार्बन इसका, ठीक है, 1 कार्बन इसका, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 5 कार्बन RUBP का, 1 कार्बन CO2 का। और पहला कंपाउंड कौन सा बनता है, 6 कार्बन का बनता है, ठीक है। यानी कि उसके पास कितने होते हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग पूछोगे सर आप तो बोल रहे थे कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का बनता है, बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला, ये 6 का बनता है, मैं बोला कि ये बन रहा है, लेकिन ये कैसा कंपाउंड है, ये अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। चूंकि ये अनस्टेबल है, इसलिए इसको टूटना होगा। क्या होगा, टूटना होगा। और किसमें टूटेगा, 3 कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो 1 2 3, एक इधर बन गया, ठीक है, और 1 2 3, एक इधर बन गया, ठीक है। और एक फॉस्फेट लग जाएगा इधर, एक लग जाएगा इधर, ठीक है। और इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या नाम होता है इसका, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या नाम होता है इसका, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका दूसरा क्या नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी, ठीक है। तो जो C3 साइकिल के कुछ स्टेप होते हैं, वो ग्लाइकोलिसिस के इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं ग्लाइकोलिसिस में जल्दी से, फिर आपको मैं रिलेट करके बताता हूँ कि कैसे इरिवर्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है सॉरी, कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, किसमें, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। यानी कि आप देखिए कैसे, सबसे पहले आता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है फिर ये टूटता है, किसमें टूटता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बनता है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर बनता है फॉस्फोनल पाइरुवेट में और फिर बनता है पाइरुवेट में। ठीक है, यानी कि एक तरफ पाइरुवेट इधर बन रहा है, ठीक है, और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है DHAP, इसका होता है इंटर कन्वर्जन, यानी कि ये भी किसमें बदलता है, ये बनता है तुम्हारा इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, और यानी कि ये फिर से चलता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हो गया, फिर मतलब कि 1,3-BPG हो गया, 1,3-BPG के बाद जो है 3PG हो गया, 3PG के बाद 2PG हो गया, 2PG के बाद PEP हो गया, ठीक है, और PEP के बाद पाइरुवेट हो गया। यानी कि आप देख रहे हो कि एक ग्लूकोज से कितना बन रहा है, 2 पाइरुवेट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कहाँ पे है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये रहा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसके कितने बने, 2 बने, 2 बने। ठीक है, अब 2 में से जो एक होगा वो ये रिवर्सिबल रिएक्शन चलाएगा, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनाता है वो क्या, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनाता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फिर क्या बनाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज। इस तरीके से ये ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज होती है, यानी कि ये जो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना हुआ है ये अब बनाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और क्या बनाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको हम लोग पागल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम होता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना हुआ है ये जो है जाके फिर करता है रीजनरेशन। क्या करता है, रीजनरेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 3 नंबर पे एक फॉस्फेट प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या हुआ, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 2 फॉस्फेट हो गए, तो यहाँ पे एक ATP खर्चा कर दो। ठीक है, इधर भी एक ATP खर्चा कर दो। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, NADPH खर्चा होता है। क्या होता है, NADPH खर्चा होता है। इधर भी NADPH खर्चा होता है। क्या होता है, NADPH खर्चा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये रीजनरेशन में जाता है तो एक ATP जो है इसमें और खर्चा होती है। क्या होती है, एक ATP इसमें और खर्चा होती है। तो मैं स्टेप अगर आपको बताऊं तो ये जो पहला स्टेप था इसको हम लोगों ने क्या कहा, इसको हम लोगों ने कहा कार्बोक्सिलेशन। क्या कहा, कार्बोक्सिलेशन। ये सेकंड स्टेप था इसको हम लोगों ने क्या कहा, इसको हम लोगों ने कहा रिडक्शन। क्या कहा, रिडक्शन। जो थर्ड स्टेप था उसको हम लोगों ने क्या कहा, उसको हम लोगों ने कहा रीजनरेशन। ठीक है, क्या बोला, रीजनरेशन। किसका रीजनरेशन, अरे भैया RUBP का रीजनरेशन। तो मैं लिख दूं रीजनरेशन ऑफ RUBP, लिख दूं रीजनरेशन ऑफ RUBP। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो, फिर से समझो। सबसे पहले क्या हुआ, एक आपका सबस्ट्रेट आया जो 5 कार्बन का था, जिसका नाम था क्या, RUBP। क्या नाम था, RUBP, यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, उसने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीओ2 के साथ रिएक्शन करी और पहला कंपाउंड बनाया 6 कार्बन का। लेकिन ये 6 कार्बन का कंपाउंड कैसा था, ये था अनस्टेबल। कैसा था, अनस्टेबल, इसलिए इसको टूटना पड़ा। ठीक है, किसमें टूटना पड़ा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। कितने मॉलिक्यूल बने, 2, एक ये, यानी कि मैं ये बोल दूं, यानी कि मैं बोल दूं कि आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है।
क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए जो 5 कार्बन की शुगर है वो रिड्यूस हो रही है, इसीलिए इसको रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट कहते हैं। और चूंकि मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल जब एक मॉलिक्यूल CO2 का आ रहा है, क्या हो रहा है, जब यानी कि पहले मैं सिंपल सा बताता हूं आपको कैल्विन साइकिल में क्या क्या लगा और क्या क्या बना। ठीक है, देखो सबसे पहले एक CO2 लगी, ठीक है, और क्या लगा, एक सबस्ट्रेट लगा RuBP, ठीक है, और क्या लगा, एक ATP इधर, एक ATP इधर, ठीक है, 2 ATP और ये तीसरी ATP, ठीक है, यानी कि मैं बोल दूं कि कितना बना, 3 ATP खर्चा हुई। ठीक है, फिर क्या देखूं, एक NADPH इधर, एक NADPH इधर, कितना NADPH खर्चा हुआ, 2 NADPH खर्चा हो गया, NADPH, ठीक है, 2 NADPH खर्चा हो गया। और क्या बना, और क्या बना, और बना आपका ये प्रोडक्ट 3 कार्बन का, जिसका नाम मान लीजिए आपको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और बाद में जो स्टार्च बना। यानी कि इतनी इतनी चीजें इसमें क्या हुई, खर्चा हुई। ठीक है, कितनी चीजें खर्चा हुई, इतनी चीजें खर्चा हुई। यानी कि इससे हमें एक चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है, अगर सबस्ट्रेट एक है, ठीक है, सबस्ट्रेट एक है और CO2 भी एक है, CO2 भी एक है, तो कितना ATP खर्चा होगा, 3 ATP। कितना खर्चा होगा, 3 ATP। ठीक है, कितना NADPH खर्चा होगा, 2 NADPH। कितना NADPH खर्चा होगा, 2 NADPH। यानी कि मैं बोल सकता हूं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 1 टन ऑफ CO2 requires 3 ATP and 2 NADPH। बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। देखिए ना, एक CO2 आई, कितना खर्चा हुआ, 3 ATP का, 2 NADPH का। कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-BPP से, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट से, और एक यहाँ पे 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट से मिसल गया 3-फॉस्फेट पे, और एक इसको रीजनरेशन के लिए खर्चा हुआ। ठीक है, ठीक है, ये बना लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पूछ सकता हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन मैं इस तरीके से पूछता हूँ कि RuBP जो है वो कितने कार्बन की शुगर होती है। ठीक है, तो वो 5 कार्बन की होती है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि RuBP जो है वो कौन से टाइप की शुगर होती है, एल्डोज होती है, कीटोन होती है। तो मैंने कि आपको पहले बताया था, ये क्या होती है, ये एक तरीके की कीटोन शुगर होती है। कैसी होती है, कीटोन शुगर होती है। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं। इस पे असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलूं कि C3 साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब 1 टन CO2 का फिक्स होता है तो कितने NADPH खर्च होते हैं, कितने NADPH खर्च होते हैं, 2 NADPH खर्च होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कितना कितना खर्चा आता है कितने कितने साइकिल के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा और आप इसको दोबारा फिर से देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी। ठीक है, अरे भैया ये मोदी जी की गारंटी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मैं देखता हूं नंबर ऑफ CO2। ठीक है, क्या बोलता हूं, नंबर ऑफ CO2। ठीक है, दूसरा मैं देखता हूं टर्न ऑफ साइकिल। ठीक है, फिर सबस्ट्रेट इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है आपका RuBP। ठीक है, चौथा कितनी ATP प्रोड्यूस्ड हुई, ATP प्रोड्यूस्ड।
एटीपी प्रोड्यूस्ड, एटीपी प्रोड्यूस्ड, एटीपी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और फिर NADPH प्रोड्यूस्ड, कितने NADPH बने, ठीक है। तो आपको पता है, क्या पता है कि नंबर ऑफ CO2, कितने टर्न ऑफ साइकिल होंगे, कितने सबस्ट्रेट यूज होंगे, कितने ATP बनेगा, कितने NADPH बनेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए अगर मतलब कि एक CO2 मॉलिक्यूल आ रहा है, एक CO2 आ रहा तो कितने टर्न साइकिल चलेगी, ऑब्वियसली एक ही चलेगी, ठीक है। कितने सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होंगे, एक ही होगा, क्योंकि RUBP जब इसके साथ मिलेगा तभी साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। और कितने ATP बनेगा, 3 ATP बनेगा। कितना बनेगा, 3 बनेगा। और कितने NADPH बनेगा, 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2 बनेगा। मान लीजिए अगर 2 CO2 आती है, ठीक है, तो टर्न कितने होंगे, अब यहाँ पे टर्न जो है वो भी डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कितने सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कि एक के लिए 1 हो रहा है तो 2 के लिए 2 होंगी ना, ठीक है। यानी कि ATP कितनी बनेगी, एक के लिए 3 बनेगी, तो 2 के लिए कितनी बनेगी, 6 बन जाएंगी, 6 बन जाएंगी। NADPH कितना बन रहा है, 2, कितने के लिए, एक के लिए, तो 2 के लिए कितनी बन जाएंगी, वेरी गुड, 4 बन जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 3 कार्बन की कोई शुगर, अगर 3 CO2 आती है, और क्या आती है, 3 CO2 आती है, तो कितनी टर्न साइकिल होगी, साइकिल 3 बार चलेगी। कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी। कितने RUBP चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। कितने ATP बनेंगे, यानी कि एक के लिए 3 बन रही है, तो 3 के लिए कितनी बनेगी, 3 के लिए 3 × 3 = 9 बनेगी, वेरी गुड, ठीक है। अगर यहाँ पे NADPH कितनी बनेगी, एक के लिए 2 बन रही है, तो 3 के लिए कितनी बनेगी, 3 के लिए बनेगी 6, वेरी गुड। अब बताओ अगर 6 कार्बन आते हैं, ठीक है, 6 कार्बन आते हैं तो कितनी साइकिल चलेगी, 6 चलेगी। कितने RUBP लगेंगे, 6 लगेंगे। कितने ATP बनेंगे, 3 × 6 बनेंगे, ठीक है। कितने NADPH बनेंगे, 2 × 6 बनेंगे। अरे भाई निकाल लोगे इसको, नहीं निकाल पाओगे। 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12। ये चीज समझ में आई। अब इसके बेसिस पे कोई कितना पूछ ले, अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि सुक्रोज का बताइए, सुक्रोज का बताइए, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो आप निकाल लेंगे ना। यानी कि मैं बोलूं अगर CO2 कितने होंगे, 12 होंगे, तो 12 साइकिल, 12 RDP, 3 × 12, 2 × 12, निकाल लोगे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब एक इसको बनाइए, फिर एक टेबल और बनाते हैं, ठीक है, एक टेबल और बनाते हैं। ये ऐसा करते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसी में ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, इसी में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अब हम क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ CO2 की जगह पे CO2 कर देते हैं, और इधर क्या करते हैं, हम सबस्ट्रेट लिखते हैं, ठीक है। और सबस्ट्रेट में कितने कार्बन होते हैं वो देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं पागल की, ठीक है। अरे भाई ये पागल कौन है, ये पागल है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। तो इस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को फिक्स होने के लिए कितनी CO2 चाहिए, 3 CO2 चाहिए। कितने टर्न साइकिल होंगे, 3 टर्न साइकिल होंगे। कितने सबस्ट्रेट चाहिए, कितने RUBP चाहिए, 3 चाहिए। कितने ATP प्रोड्यूस होगा, एक के लिए कितनी ATP बन रही थी, 3, तो 3 के लिए कितनी बनेगी, 3 के लिए 3 × 3 बनेगी। एक के लिए NADPH कितना बन रहा था, 2, तो 3 के लिए कितना बनेगा, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, वेरी गुड। अब मान लीजिए नेक्स्ट में ये सबस्ट्रेट की जगह पे यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज, क्या लेते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, वेरी गुड। तो कितने CO2 चाहिए, 6। कितने टर्न होंगे इसके, 6। कितने सबस्ट्रेट चाहिए, RUBP कितने चाहिए, 6। कितने ATP बनेंगे, एक CO2 के लिए 3 बनते हैं, तो 6 के लिए निकाल लोगे, ठीक है। कितने NADP बनेंगे, एक CO2 के लिए 2 बनते हैं, तो 6 के लिए निकाल लोगे,
चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए निकलता है सुक्रोज। क्या निकलता है? सुक्रोज। अब सुक्रोज कितने कार्बन का होता है? 12। ठीक है, तो कितने CO2 चाहिए? 12। कितने टर्न होंगे साइकिल के? 12। कितने सबस्ट्रेट चाहिए? 12। कितने एटीपी चाहिए? एक के लिए 3, तो 12 के लिए कितने निकाल लोगे? एलिफेज कितने चाहिए? एक के लिए 2, तो 12 के लिए कितने निकाल लोगे? 24। 12 तियां 36, 6 तियां 18, 6 दूनी 12। ये कर लोगे। अब इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक नीट में कभी नहीं आया, और प्रोबेबिलिटी है कि अगर आएगा भी तो आप इसी फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल लेंगे और वो आपसे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक चीज देखो, जो C3 साइकिल होती है, केल्विन साइकिल होती है, उसमें 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? देखो कैसे। क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, वो क्या होता है? वो होता है 3 कार्बन का। कितना? 3 कार्बन का। क्या नाम है इसका? वेरी गुड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। दूसरा, इसमें 3 स्टेप यूज होते हैं। कितने? 3 स्टेप यूज होते हैं। कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन। तीसरा रीजनरेशन, तीसरा रीजनरेशन। ठीक है। और तीसरा, इसमें 3 एटीपी बनती है, खर्च होती है। ठीक है। तो 3 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है C3 साइकिल में? समझ में आया? इसको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? 3 कार्बन का। 3 स्टेप, 3 एटीपी खर्च। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो बताओ। ठीक है। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि मैंने बताया कि जो रुबिस्को है उसको ऑक्सीजन भी पसंद है, लेकिन उसकी लॉयल्टी किसकी तरफ ज्यादा है? CO2 की तरफ। अब देखते हैं आगे चल के कि जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तब क्या होता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।